प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर पहले ही टैग लगा देते हैं कि वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम अर्थात बोर्ड की एग्ज़ाम में आता है। तो हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए एवं सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। हम बात करेंगे बायो-सेवर्ट का नियम और उसके व्यंजक के बारे में तथा इसकी सहायता से हम क्या करेंगे 1 एम्पीयर को भी परिभाषित करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले बात करते हैं बायो-सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट जो है 2 वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक फ्रांस के थे। इन्होंने एक धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ लिखा है बायो-सेवर्ट का नियम। फ्रांस वैज्ञानिक यानी कि बायो और सेवर्ट कहाँ के निवासी थे? फ्रांस वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने धारावाही जिसमें से धारा प्रवाहित होती है, धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अर्थात फ्रांस के जो 2 वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट, उन्होंने एक धारावाही चालक के समीप एक बिंदु लिया। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम एक चित्र ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर जस्ट एक चित्र ड्रॉ किया है। इस चित्र के अंदर क्या क्या है ये हम देखेंगे कि इसमें x और y एक धारावाही चालक है, ठीक है। इसमें x और y एक ये धारावाही चालक है, जिसमें से इस धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो देखिए x y एक धारावाही चालक है और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। और इस धारावाही चालक से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो-सेवर्ट ने यही एक नियम का प्रतिपादन किया था कि उन्होंने एक धारावाही चालक लिया था। इस धारावाही चालक के एक बिंदु लिया P लिया, जिसमें से इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चित्र में हमने देखा x y एक धारावाही चालक है और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारावाही चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस धारावाही चालक के मध्य में हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया। देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक अल्पांश लिया और इस अल्पांश को हमने नाम दिया है dl, ठीक है। ये यहाँ पर छोटा सा अल्पांश का मतलब होता है कि बहुत बड़े भाग में से छोटा सा भाग, जिसको हम अल्पांश नाम देते हैं। तो इस पूरे धारावाही चालक में से हमने एक dl छोटा सा एक अल्पांश लिया और इस अल्पांश के r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसी अल्पांश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dB। तो यहाँ dB जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यवहार कैसे होता है। अर्थात इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का dl के साथ और उसकी दूरी के साथ
इसके थीटा के साथ और उसमें बहने वाली धारा के साथ व्यवहार कैसा होता है ये हम देखेंगे। इस प्रकार हमने लिखा है, माना XY एक धारावाही चालक है जिसमें से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए चित्र में X और ये Y एक धारावाही है, धारावाही चालक है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। आगे लिखा है, तब धारावाही चालक के एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। तो देखिए चित्र के अंदर कि इस धारावाही चालक के एक छोटा सा अल्पांश dl की चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। अब जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है ये इस बहने वाली धारावाही में बहने वाली चालक में बहने वाली धारा तथा इसके थीटा, इसके अल्पांश और दूरी से किस प्रकार से व्यवहार करती है। तो देखिएगा, तो हमने लिखा है नंबर 1, चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है इस धारावाही चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है ये अनुक्रमानुपाती होती है I के, यानी कि धारा के। तो यही लिखा हमने कि चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात तो हमने लिखा dB अनुक्रमानुपाती I, यानी कि उस चालक तार में बहने वाली धारा उसमें किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चित्र में देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड पॉइंट लिखा है, चालक के अल्पांश के लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है ये इस चालक के एक छोटे से अल्पांश, देखिए छोटा सा अल्पांश जिसकी हमने लंबाई ली dl, ये भी इसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ये अनुक्रमानुपाती होती है उस धारावाही चालक के अल्पांश के अनुक्रमानुपाती, यानी कि dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने लिखा है dB अनुक्रमानुपाती dl, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होती है। थर्ड पॉइंट, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा कोण को ज्या कोष्ठक में हमने लिखा साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए चित्र में ये एक अल्पांश है और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण यानी कि थीटा कोण बना है जिसको अपन बोलते हैं ज्या यानी कि साइन में के P चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि ये अल्पांश और इसी अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के या कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात dB यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी अनुक्रमानुपाती होती है अल्पांश की ज्या यानी कि साइन थीटा के। ये अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। फोर्थ पॉइंट लिखा है, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात धारावाही चालक के अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए चित्र में ये अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी r, ठीक है, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात चुंबकीय क्षेत्र यानी कि dB जो व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² व्युत्क्रमानुपाती होता है अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अर्थात r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपर्युक्त सभी को एक साथ लिखने पर, अर्थात हमने अभी जो चारों पॉइंट देखे हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो हम सभी को एक साथ लिखेंगे तो इधर तो आएगा LHS में dB अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये अनुक्रमानुपाती होती है उसमें बहने वाली धारा के, और अनुक्रमानुपाती होती है यही dB इस छोटे से अल्पांश यानी कि dl के, और अनुक्रमानुपाती होती है अल्पांश और बिंदु P के बीच बने कोण यानी कि साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होती है, तथा व्युत्क्रमानुपाती होती है अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा यानी कि इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार हमने इन चारों पॉइंट को एक साथ लिखा है और बीच में हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाया है। अब जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, तो हम लिखेंगे dB। अब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेंगे तो बराबर k हमने लिखा है, जहाँ k एक नियतांक है, k × I dl साइन थीटा अपॉन में r²। हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया और एक नियतांक लिया है, और हमने लिखा है जहाँ k एक नियतांक है। k का मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले CGS पद्धति में। तो जो हमने ये अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी, इसमें CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में वायु या निर्वात के लिए CGS पद्धति में k बराबर 1 होता है। तो हम k की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो dB यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी जगह हम 1 रख देंगे तो हमारे पास बचेगा I × dl यानी अल्फांश साइन थीटा अपॉन में r², और इसका जो मात्रक होता है वो उसको हम लिखेंगे गाउस। एक बात और, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब बात करते हैं SI पद्धति में। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए k बराबर μ0/4π होता है। CGS पद्धति में वायु निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है, और SI पद्धति में वायु निर्वात के लिए k बराबर μ0/4π। तो हम समीकरण 1 में k की जगह रख देंगे अब μ0/4π। तो हमारे पास बनेगा dB इस k की जगह हम रखेंगे μ0/4π। अब लिख देंगे जो बचा है I dl साइन थीटा अपॉन में r², और इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3, और इसका मात्रक होता है टेस्ला मीटर/एम्पियर। और फाइनली हमने इन तीनों समीकरण को इन ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है और लिखा है यही बायो-सेवर्ट का नियम है। अब इस बायो-सेवर्ट के अंदर कुछ स्थितियां बनती हैं, जैसे कि बिंदु P जो लिया अपन ने ये किस डिग्री पर लिया, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर या 90 डिग्री पर। तो हम कुछ स्थितियां भी देखेंगे। स्थिति फर्स्ट, जब बिंदु P चालक पर स्थित हो, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री होगा या थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, तब समीकरण 3 से।
तो देखिए चित्र के अंदर कि जो बिंदु P जो है इस चालक पर ही स्थित हो, तब यहाँ थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तब हम समीकरण 3 में साइन थीटा यानी इस थीटा में हम 0 रख देंगे, और हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 का गुणा हम पूरे में करेंगे तो dB बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 में हमने इस थीटा की जगह यहाँ पर हमने 0 रख दिया, और क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, तो जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा फाइनली dB इक्वल 0। तो देखिए इस स्थिति में चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। तो देखिए जब थीटा बराबर 0 यानी कि बिंदु P जो है चालक के ऊपर ही स्थित होगा, तब इस स्थिति में चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। स्थिति सेकंड, जब बिंदु P चालक के अभिलंबवत हो अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, तब समीकरण 3 से। अब देखिए जो हमने बिंदु P लिया है ये धारा के यदि अभिलंबवत हो यानी तब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तब हम समीकरण 3 में साइन थीटा, अब थीटा की जगह हम 90 डिग्री रख देंगे। तो देखिए हमने समीकरण 3 में साइन थीटा की जगह 90 डिग्री रखा, और क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। तो हमारे पास बचेगा dB इक्वल μ0/4πI dl अपॉन में r²। तो हमने लिखा है इस स्थिति में चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होगा। इस प्रकार हमने स्थिति अभी देखी है चुंबकीय क्षेत्र की। अब हम बात करेंगे 1 एम्पियर। तो इसमें हमने लिखा है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, अर्थात जो एम्पियर विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई, यानी कि हमें कोई भी एक चालक लेना है जिसकी लंबाई कितनी हो 1 मीटर हो तथा 1 मीटर त्रिज्या, और उसी चालक की त्रिज्या कितनी हो 1 मीटर हो, के चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। अर्थात 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, तो वह जो धारा होगी वह 1 एम्पियर की धारा होगी। इस प्रकार हमने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, बायो सेवर्ट का नियम, जो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।